स्टार्ट। देखो, एक क्वेश्चन जो टेस्ट में आएगा वो आएगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से, कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे कैसे न्यूमेरिकल आएगा। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक Q2 चार्ज है और ये फिक्स्ड है, और यहाँ पे Q1 चार्ज जो है वो भी वेलोसिटी से जा रहा है। ये डिस्टेंस R जो है वो वेरी लार्ज है, वेरी लार्ज। आप ऐसा कह सकते हैं कि ये इन्फिनिटी इन्फिनिटी है। हम तो ऑन किए हैं। तो यहाँ पे Q1 चार्ज है, ये Q2 ये फिक्स्ड है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इस पे एक न्यूमेरिकल टेस्ट में दिए हैं। ये चार्ज अभी बहुत दूर से जा रहा है, ये तो फिक्स है, प्लस प्लस में रिपल्सन होगा तो फोर्स इधर लगेगा, पर फिक्स है, कोई चीज़ से बॉन्डेड है तो ये कहीं नहीं जाएगा। इस पे भी फोर्स इधर लगेगा, तो इसका फोर्स और वेलोसिटी अपोजिट है। ये एक न्यूमेरिकल बता रहे हैं, इसमें फोर्स और वेलोसिटी अपोजिट है, तो इसका वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, धीरे धीरे घटेगा। तो घटते घटते यहाँ हो सकता है कि इसका वेलोसिटी आके जीरो हो जाएगा। तो यहाँ के वेलोसिटी जीरो हो जाएगा तो क्या ये यहीं रहेगा? जैसे यहाँ के जीरो हुआ पर फोर्स अभी भी लग रहा है, तो एक तरह से ऐसे जाके ये रिटर्न आ जाएगा। तो जा रहा था, फोर्स इधर लग रहा है, तो वेलोसिटी धीरे धीरे घटेगा, कहीं जाके इसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। तो वेलोसिटी जीरो होगा तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियसली रेस्ट में आएगा, रिटर्न आ जाएगा। तो दो चार्ज के बीच का ये मिनिमम डिस्टेंस, इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। मतलब कि वो जो सबसे ब्लर आ रहा है, देख कहाँ चल गई। तो ये जो सबसे छोटा डिस्टेंस है, इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो क्या होगा कि यहाँ का जो काइनेटिक एनर्जी था, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे सारा एनर्जी काइनेटिक था, वेरी लार्ज डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी नहीं लेते हैं, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो था। अब इसको साफ सुथरा हम यहाँ बना रहे हैं कि ये Q1 फिक्स्ड था, एक Q2 इधर से चला इन्फिनिटी से, ये Q1 फिक्स है और Q2 यहाँ आके वेलोसिटी जीरो हो गया R डिस्टेंस पे। तो K इनिशियल प्लस U इनिशियल बराबर K फाइनल प्लस U फाइनल। K फाइनल K था, ये जीरो था, K फाइनल वेलोसिटी जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा, और U फाइनल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R, ऐसा। तो यहाँ से K का वैल्यू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। यही R निकालना है, तो देखो R कैसे निकालेंगे। यहाँ से डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इसका क्वेश्चन यूनिवर्सल में भी दिया है 2-3 जगह। R आएगा यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई K, ये K उधर चला गया, Q1 Q2, K को आप हाफ mv² भी लिख सकते हैं। तो यही हो गया तुम्हारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इंपॉर्टेंट बात कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू v², इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू m। क्वेश्चन पूछता है स्पीड डबल हो जाएगा तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगा, ये डबल हो जाएगा, डबल तो ये 1/4 हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो आप याद रखिएगा R बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई K, या K का वैल्यू हाफ mv², ये कहलाता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। एक न्यूमेरिकल इस पे पूछा जाएगा। दो तीन क्वेश्चन जो है वो तीन क्वेश्चन पूछे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के वर्क डन से रिलेटेड। तो देखिए कैसे बनाइएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस में वर्क डन का न्यूमेरिकल, कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक चार्ज यहाँ पे Q है और ये एक स्फेयर है। हम बताए थे कि पॉइंट चार्ज के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल होता है,
R सब जगह सेम लेंगे तो भी सब जगह सेम आएगा। इसमें कहीं भी जाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू सेम होगा। तो कोई अन्य चार्ज को इसमें कहीं भी घुमाएंगे, यहाँ से यहाँ ले जाएंगे तो भी वर्क डन जीरो होगा, यहाँ से यहाँ ले जाएंगे तो भी वर्क डन जीरो होगा, पूरा एक बार लौटा देंगे तो भी वर्क डन जीरो होगा। तो कहीं भी घुमाएंगे तो वर्क डन जीरो होगा। जैसे मान लीजिए कि एक पॉइंट यहाँ है, ये Q, हम इसको यहाँ ले जाना चाहते हैं। एक बार हम डायरेक्ट ऐसे ले गए तो वर्क डन W1 है, एक बार हम यहाँ ऐसे ले गए और फिर ऐसे ले गए, इस पूरे प्रक्रिया का वर्क डन W2 है, और एक बार हम ऐसे ला करके ऐसे ले गए, इस पूरे प्रक्रिया का वर्क डन W3 है। तो देखिए ये कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। आप कैसे ले जा रहे हो वो मैटर नहीं करता, इनिशियल यहाँ है, फाइनल यहाँ है, इनिशियल और फाइनल सबका सेम है। इसका ये मतलब हुआ कि वर्क डन का वैल्यू सबका सेम होगा, W1 बराबर W2 बराबर W3, वर्क डन का आंसर सेम आएगा तीनों केस का। ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है, और अभी तीनों का आंसर जीरो होगा, तीनों केस का आंसर जीरो है। ऐसा एक क्वेश्चन HC वर्मा में भी दिया हुआ है, ऐसा एक फिगर दिया है, यहाँ एक Q चार्ज है, इस पॉइंट पे एक दूसरा चार्ज है, मान लीजिए P, यहाँ A है, यहाँ B, यहाँ C। P2A का वर्क डन W1 है, P2B का वर्क डन W2 है, और P2C का वर्क डन W3 है, और तीनों में रिलेशन निकालना है कि W1, W2, W3 में क्या रिलेशन होगा। तो इसको लॉजिक से देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। P2A ले जाने का वर्क डन W1 रहने दीजिए, P2B का इसको लिख दिया जाए P2A प्लस A2B, तो P2A प्लस A2B, ये तो W1 है, और पॉइंट चार्ज है तो इक्विपोटेंशियल स्फेरिकल होता है, तो A से B इक्विपोटेंशियल है तो इसका वर्क डन जीरो होगा, ऐसा पढ़ाए थे। तो ये W1 और P2B का W2 था, तो W2 बराबर क्या आ जाएगा, W1। सिमिलरली आप आइए P2C, तो P2C W3 है, और P2C को आप क्या लिख सकते हैं, P2C को लिख सकते हैं P2A प्लस A2C दैट इज इक्वल टू W3। P2A W1 है, और A2C भी इक्विपोटेंशियल है, और इक्विपोटेंशियल में वर्क डन जीरो होता है, तो W1 बराबर होगा W3, तो इसका भी आंसर जीरो हो गया। तो एक ऐसा क्वेश्चन है पाथ से डिपेंडेंट, एक इस तरह का स्फेरिकल वाला है, दो क्वेश्चन वर्क डन। एक और बता रहे हैं वर्क डन का। देखिए एक क्वेश्चन ऐसा कहीं दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ऐसे है, E1I कैप प्लस E2J कैप प्लस E3K कैप, और उसका डिस्प्लेसमेंट कहीं ऐसा दिया हुआ है AI कैप प्लस BJ कैप, और चार्ज का वैल्यू Q है, कट गया, चार्ज का वैल्यू Q है। तो इसका वर्क डन निकालना है। एक लड़का पूछा इसका PDF है, इसका PDF नहीं है, बस जस्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, आप कहीं से भी क्वेश्चन बनाइएगा। हम एक कुछ क्वेश्चन टाइप करा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट का, वो बाद में तुमको भेज देंगे। अभी टेस्ट जो होगा परसों नरसों, उसमें ये क्वेश्चन आएगा इस तरह का, जैसा जैसा क्वेश्चन आएगा सारा बता दे रहे हैं। तो इसका वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन का फॉर्मूला F डॉट dr, या कांस्टेंट है तो F डॉट r लगा देंगे, F को लिखेंगे Q E डॉट r, तो Q E का वैल्यू बैठाइए E1I कैप E2J कैप प्लस E3K कैप और डॉट R का वैल्यू बैठाइए AI कैप प्लस BJ कैप। डॉट प्रोडक्ट शायद तू लोग जानता होगा, तो डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसा भी आएगा, या इसमें थोड़ा बहुत फिगर वाइज भी क्वेश्चन जेई वगैरह में आया हुआ है। कौन सा क्वेश्चन सेट क्यों नहीं बताएंगे, हम सारा पॉसिबिलिटी बता देते हैं। मान लीजिए कि इधर कहीं ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, इस तरह से कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है, और एक चार्ज जो है वो कहीं मान लिया जाए ऐसे गया, फिर कहीं ऐसे गया, और फिर कहीं ऐसे गया, फिर कहीं ऐसे आ गया। मान लो कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है वो A, A था, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0, 0।
इसमें बताना है वर्क डन कितना होगा। तो आप डिस्प्लेसमेंट निकालिए, फाइनल माइनस इनिशियल। पाथ में मत जाइए, टेढ़ा मेढ़ा वो आपको कंफ्यूज करा रहा है, धोखा देने की कोशिश, गुमराह कर रहा है सवाल। आप डायरेक्ट फाइनल माइनस इनिशियल निकालिए। तो फाइनल है 0 0, तो 0i प्लस 0j और इनिशियल है a, तो ai प्लस aj। तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया माइनस ai माइनस aj। अब वर्क डन का फॉर्मूला बैठाइए, वर्क डन यही बैठाएंगे f डॉट आर, तो ये q e डॉट आर। अब इसी में डाटा चेंज करके पुट कर देंगे, यहाँ पे डाटा चेंज कर दीजिए। तो ये हो गया q, e का वैल्यू x में ही है तो e i कैप डॉट माइनस ए आई कैप माइनस ए जे कैप, ऐसा। i डॉट आई आई होता है, ये 1 होता है, तो ये हो जाएगा q e a, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये 3 क्वेश्चन बता दिया, ऐसा 3 क्वेश्चन आने वाला है। चलिए अब आगे पढ़ाते हैं, जहां पढ़ा रहे थे वहां पे डाइपोल पढ़ा रहे थे, उसको आगे बढ़ाएं। देखो पिछला दिन जो डाइपोल पढ़ाए थे उसमें बताए थे कि P इधर है तो इस लाइन को एक्सियल लाइन बोलते हैं, और इस लाइन पे कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³, ऐसा पढ़ाए थे। और डाइपोल इधर है तो फील्ड भी इधर ही होता है। एक्सियल लाइन पे हम बताए थे कि डायरेक्शन सेम होता है, लेकिन इसके परपेंडिकुलर में जाइएगा सेम डिस्टेंस में r है r, तो यहाँ पे फील्ड उल्टा होता है, P आगे है तो ये पीछे होगा। और यहाँ वैल्यू हम बताए थे कि इसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³, आधा होता है इसके तुलना में। इसी को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन ऐसा भी सेट किए हैं कि एक डाइपोल ऐसा दिया हुआ है और यहाँ पे एक चार्ज है, तो इस चार्ज पे डाइपोल के कारण फोर्स लग रहा है, समथिंग कुछ है, इसको आगे बढ़ा देंगे तो फोर्स कितना हो जाएगा। तो कैसे बनाइएगा, फोर्स बराबर QE होता है, तो QE का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³, ये फोर्स है। मान लीजिए कि ये डिस्टेंस अभी r था, हम इसको डिस्प्ले यहाँ ले गए कहीं, और ये भी डिस्टेंस 2r है, तो यहां से टोटल डिस्टेंस 3r हो गया। तो नया फोर्स F डैश क्या लगेगा, Q इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p, ये 3r का क्यूब हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं Q इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³, और ये 1/27, ये पूरा वैल्यू जो है वो f था, तो f/27। या नहीं तो और आसान कि केवल r चेंज हो रहा है और कुछ चेंज नहीं हो रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³ है, तो f डैश बाई एफ r/r डैश का पावर 3, r डैश हो गया 3r का पावर 3, तो f डैश बाई एफ का वैल्यू हो गया 1/27। यहाँ से f डैश निकालेंगे तो f/27, तो ये जो है सो इसका आंसर हो जाएगा। एक ऐसा भी क्वेश्चन सेट किया गया है। चलिए एक जो है क्लोज लूप से रिलेटेड सवाल होगा। इलेक्ट्रोस्टैट का इलेक्ट्रिक फील्ड आप याद रखिएगा कि कंजर्वेटिव होता है, और कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड में जहां से जाएगा वहीं वापस आ जाए, चाहे वो कितना बार भी टर्न मारे, तो उसका वर्क डन का वैल्यू जो है वो 0 होता है, उसका कोई वर्क डन नहीं होगा। लेकिन यदि ये नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तब कुछ वर्क डन होगा, जिसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, चाहे वो कैपेसिटर प्लेट हो, कोई और प्लेट के द्वारा फील्ड क्रिएट किया गया हो, पार्टिकल जहां से स्टार्ट किया है 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड कितना भी राउंड मार के वापस आ जाएगा, तो हमेशा उसका वर्क डन जो है वो 0 होता है। एक लड़का एक क्वेश्चन भेजा था, उसका भी जवाब दे देते हैं। एक लड़का पूछा है टेस्ट में कहां तक आएगा, कल जहां तक पढ़ाएंगे वहां तक आएगा। कितना बार एक ही सवाल का जवाब दें, जहां तक पढ़ाएंगे वहीं तक आएगा। जो पढ़ाया गया उसका केवल नोट्स पढ़ते रहो, नोट्स का बहुत सारा क्वेश्चन टेस्ट में दिया गया है।
देखिए एक लड़का ये बोला है, सवाल भेजा है कि उसमें लिखा, ये आईआईटी में पूछा हुआ भी है कि ये सॉलिड स्फीयर है और ये मेटल का है, ये मेटल का सॉलिड स्फीयर है, यहाँ एक क्यू चार्ज है। तो पूछा है कि इसमें टोटल कितना चार्ज इंड्यूस होगा, इसमें टोटल चार्ज कितना होगा ये पूछा है। और ये क्वेश्चन यूनिवर्सल में भी पूछा गया है, दिया गया है। तो देखिए ये प्लस, ये चार्ज है तो यहाँ माइनस इंड्यूस होगा और इधर प्लस इंड्यूस होगा। माइनस कैसे इंड्यूस हुआ, यहीं का इलेक्ट्रॉन इधर गया, ये बॉडी का इलेक्ट्रॉन अभी कहीं बाहर नहीं गया है, तो इधर जितना माइनस है उतना ही प्लस है, तो इसका क्यू टोटल का वैल्यू 0 होगा यानी इसमें टोटल चार्ज 0 होगा। क्या ये शेप पे डिपेंड करेगा, तो नहीं, स्फीयर का आंसर ये है। क्यूब रहेगा तो भी आंसर सेम आएगा, कोई और लटर पटर स्ट्रक्चर दे देगा तो उसका भी आंसर सेम होगा कि यहाँ क्यू होगा तो कुछ हिस्से में प्लस होगा, प्लस है तो यहाँ कुछ हिस्से में माइनस होगा और फिर कुछ हिस्से में इधर प्लस होगा, तो इसका भी आंसर जो है वो 0 होगा। तो यदि एक चार्ज यहाँ रखे हैं और इसको अर्थिंग वगैरह नहीं किए हैं तो जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा और टोटल चार्ज का वैल्यू जो है वो इसमें भी 0 होगा, ऐसा कुछ। चलिए अब आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल एट एनी जनरल प्लेस। नोट्स में देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल एट एनी जनरल प्लेस। तो ये डाइपोल है, इस डाइपोल के कारण आपको यहां पे कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। हम लोग इसको एक्सियल और इक्वेटोरियल में ब्रेक कर देते हैं। मान लीजिए कि ये डिस्टेंस r है और ये एंगल थीटा है, ये डेरिवेशन सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस से हटा दिया गया है, तो ये बोर्ड के हिस्से में नहीं है, लेकिन इसका क्वेश्चन सब जगह मिलेगा, जो किताब सब है, जो कंपटीशन सेक्शन है, तो हम डेरिवेशन फिर भी कर दे रहे हैं। आप डेरिवेशन समझेंगे तभी इसका क्वेश्चन बना पाइएगा। तो P इधर है, इस साइड आइएगा तो ये P cos थीटा रिजॉल्व करेंगे तो, और ये हो जाएगा आपका P sin थीटा। हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। हम पिछला दिन बताए थे कि P इधर है और इस लाइन में कहीं भी जाइएगा तो इसको एक्सियल लाइन बोलते हैं, और इसके परपेंडिकुलर में कहीं भी जाइएगा तो इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। तो हम लोग P cos थीटा के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, P के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहे हैं, P cos थीटा के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। तो P cos थीटा इस लाइन में जा रहा है और हम इसी लाइन में यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो P cos थीटा के लिए ये पॉइंट एक्सियल है, P cos थीटा के लिए तो एक्सियल है, तो एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर क्यूब। लेकिन P नहीं देख रहे हैं, P cos थीटा देख रहे हैं, तो ये P cos थीटा, ऐसा डायरेक्शन सेम साइड होता है, तो डायरेक्शन सेम साइड होता है तो P cos थीटा इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगा, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। अब आइए P sin थीटा के दृष्टिकोण से देखते हैं। P sin थीटा इधर है और ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर वाला इक्वेटोरियल होता है, इक्वेटोरियल पे डायरेक्शन अपोजिट होता है, तो P sin थीटा इधर है तो इधर का अपोजिट इधर हो जाएगा, इस साइड उल्टा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा। इक्वेटोरियल पे वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यूब होता है, लेकिन हम लोग P के पॉइंट ऑफ व्यू से बात ही नहीं कर रहे हैं, P sin थीटा के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, तो ये P sin थीटा बाई आर क्यूब होगा। अब देखिए ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा रूट अंडर 90 डिग्री का रिजल्टेंट, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर क्यूब cos थीटा, इसका होल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P sin थीटा बाय आर क्यूब का होल स्क्वायर। इसका देखिए मैथमेटिक्स समझिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा, P भी है आर क्यूब भी है, तो रूट स्क्वायर कट के ऐसा कुछ बचेगा। यहाँ पे बचा 2 cos थीटा का होल स्क्वायर साइन थीटा का होल स्क्वायर, 4 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। लॉकडाउन में साइन थीटा को अकेले मन नहीं लग रहा है, एक तो कॉस मन लगाने चला गया, तब क्या होगा P बाई आर क्यूब, एक कॉस उधर चला गया तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होगा,
तो यही फाइनल रिजल्ट है। थीटा 0 कर दीजिए, ये लाइन को ऐसे झुका देंगे इधर तो थीटा 0 हो जाएगा। थीटा 0 मतलब एक्जियल हो जाएगा। cos 0 डिग्री 1 होता है तो 1 इंटू 3, 3 प्लस 1 4, 4 का बाहर 2 निकलेगा तो देखिए 2p/r³। इसको यहां सीधा कर दीजिए तो ये एंगल 90 डिग्री बन जाएगा ऐसे ही। cos 90 0 तो 0 इंटू 3 0 प्लस 1 1 तो ये p/r³ आ जाएगा। दूसरा बात कि मान लीजिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं इधर चला गया, इसको मिलाइए इधर इसके पैरेलल तो ये वाला वैल्यू भी E2 होगा। इस एंगल को अल्फा ले लीजिए। आप मैथमेटिक्स समझते हैं तो tan अल्फा का वैल्यू यहां बैठाइए, tan अल्फा दिस बाई दिस E2/E1। E2 E1 जो निकाले हैं यहाँ पे पुट कीजिए, इसको कैलकुलेट करना होगा, थोड़ा सा कैलकुलेट कीजिएगा तो हाफ tan थीटा इसका वैल्यू आ जाएगा। तो tan अल्फा आ जाएगा तुम्हारा हाफ tan थीटा। इसमें ये दोनों रिजल्ट याद रखना होता है कि E कितना आता है और tan अल्फा बराबर ऐसा। अगला बात कि P और E में कितना एंगल होगा। P हॉरिजेंटल था, ऐसे था P, E ऐसे है, ये एंगल ऑलरेडी थीटा था, यहां देखिए ये थीटा है तो यहां से यहां तक एंगल अल्फा प्लस थीटा हो गया तो अल्फा प्लस थीटा। पहला एक्सियल लाइन पढ़ाए थे उसमें P और E एंगल 0 डिग्री था, पैरेलल था। दूसरा इक्वेटोरियल पढ़ाया उसमें P और E अपोजिट था, 180 था, और इसमें P और E के बीच का एंगल अल्फा प्लस थीटा है। तो एक्सियल के केस में P और E पैरेलल है, इक्वेटोरियल के केस में P और E एंटी पैरेलल है, और जनरल प्लेस पे P और E के बीच का एंगल जो है वो अल्फा प्लस थीटा है। ऐसा ये हो गया। अब आइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। डाइपोल के कारण पोटेंशियल निकालना है। देखिए मान लो कि ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, एक्सियल लाइन पे पहले निकाल रहे हैं। डिस्टेंस डाइपोल के सेंटर से लेते हैं बच्चा लोग, ये आर है, ये ए है, ये भी ए है। तो डाइपोल पढ़ाए थे चार्ज इंटू उसके बीच का डिस्टेंस, तो क्यू इंटू 2a उसके बीच का डिस्टेंस। अब आइए यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा r माइनस ए, ये पूरा r है, ये a है तो ये बचेगा r माइनस ए, और ये डिस्टेंस हो जाएगा r प्लस ए। ऐसा। अब चलो पोटेंशियल का फॉर्मूला बैठाओ, वो q बाई आर होता है, ये q और इसका डिस्टेंस r माइनस ए, इसका बैठाइए। हम बताए थे कि पोटेंशियल में साइन भी पुट करते हैं, तो यहां तक का डिस्टेंस देखो कितना है, ये r प्लस ए है, दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, q बाई 4πε0 1 बाय r माइनस ए r प्लस ए। ऐसा ये हो गया q बाई 4πε0, एलसीएम लीजिए, r प्लस ए r माइनस ए, इधर आएगा r प्लस ए, ये टर्म इधर आ गया, ये इधर चला जाएगा, एक ही बार माइनस ले रहे हैं, माइनस r प्लस ए, r का जिंदगी खत्म कर दो, 1 बाई 4πε0 q इंटू ए प्लस ए, 2a, a प्लस बी, ए माइनस बी, q इंटू 2a का वैल्यू p होता है, ये हो गया p बाय आर माइनस ए स्क्वायर। यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू हो गया डाइपोल के कारण एक्सियल लाइन पे। आप जानते हैं एक टर्म आइडियल डाइपोल या शॉर्ट डाइपोल जिसमें r मच मच ग्रेटर देन ये होता है, तो इसमें ये हट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बाई 4πε0 p बाई आर स्क्वायर बचेगा। ये फार्मूला ज़्यादा यूज करते हैं हम लोग। तो ये हो गया डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन एक्सियल लाइन। अगला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। तो देखिए इक्वेटोरियल लाइन पे कैसे आएगा।
ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, इसके मिडिल से एक लाइन है आर, इधर ए इधर ए, ये डिस्टेंस होगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये भी होगा सेम। अब लिखिए, हम बताए थे दूरी सेम हो और जहां पोटेंशियल निकालना हो तो टोटल चार्ज बाय आर पढ़ाए थे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टोटल चार्ज बाय आर, वो जीरो हो गया तो सबको मिला देगा जीरो। तो इक्वेटोरियल लाइन पे डाइपोल के कारण जो पोटेंशियल होगा वो जीरो होगा। अगला है, उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल एट एनी जनरल प्लेस। ये एनसीईआरटी में इसका डेरिवेशन बहुत लंबा दिया हुआ है, वैसे हम बहुत आसानी से भी डिराइव कर सकते हैं, लेकिन बहुत कोई बोलेगा नहीं एनसीईआरटी में तो ऐसे दिया, चलो पहले वही मेथड बता देते हैं। वो मेथड जानने के लिए एक कोसाइन रूल समझना पड़ेगा, पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कोसाइन रूल। देखिए कोसाइन रूल क्या होता है, ये मैथमेटिक्स का एक टर्म है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। ए के सामने के साइड को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, बी के सामने को स्मॉल बी और सी के सामने को स्मॉल सी। और कॉस ए बराबर फार्मूला लिखते हैं हम लोग, तो देखिए ए एंगल को ये साइड और ये साइड बनाया है, तो जो साइड मिल के बनाता है उसको स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एंगल के सामने वाला साइड को घटाते हैं, तो घटाएंगे मतलब कि माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय, जिसको ऐड किए हैं उसको एक एक बार मल्टीप्लाई करते हैं नीचे में 2bc। सिमिलरली यदि कॉस बी लिखेंगे तो देखिए इस एंगल को ए और सी बनाया है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये सामने में बी है डिवाइडेड बाई 2ac। सिमिलरली यदि कॉस सी लिखिएगा तो सी यहाँ ए और बी बना रहा है, ये साइड, ये एंगल ए और बी मिल के बना रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सामने वाला सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab। ऐसा इसको कोसाइन रूल बोलते हैं, वहां लिखा हुआ है, ये कोसाइन रूल उसमें इस्तेमाल किया जाएगा। तो चलिए देखिए, थोड़ा बाइनोमियल भी यूज होगा, बाइनोमियल तो आप जानते हैं। तो देखिए ये टेढ़ा डेरिवेशन है, बड़ा मुश्किल डेरिवेशन है ये, यहां पे निकालना है, ये आर है, ये एंगल थीटा है और नेगेटिव टू पॉजिटिव ये पी का डायरेक्शन हुआ। मान लिया जाए कि ये डिस्टेंस r1 है और ये डिस्टेंस जो है वो r2 है और ये r है। इस पॉइंट पे हमको पोटेंशियल निकालना है इसके कारण और इसके कारण, तो ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाय r1, इसका लेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस q डिवाइडेड बाय r2, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, 1/r1 माइनस 1/r2। यही 1/r1 r2 अननोन है, नोन डाटा है r p एंड थीटा। r p थीटा क्वेश्चन में दिया रहेगा, r1 r2 नहीं दिया रहेगा, तो किसी तरीके से हम लोग को r1 r2 को r और थीटा के टर्म में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करके सॉल्व कर दें आंसर आ जाएगा। पर ये कन्वर्जन ही बहुत मुश्किल है, ये थोड़ा टेढ़ा टर्म है, ये ए है, ये ए है। आप यदि समझने की कोशिश करें तो देखिए कि ये r1 है, ये r है, ये ए है और ये एंगल थीटा है। हम इसमें लगा रहे हैं कोसाइन रूल, तो अभी बताए थे कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये एंगल ये दोनों साइड से बन रहा है, तो लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सामने घटाएंगे, घटाइए बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इज इक्वल टू ऐसा, r1 स्क्वायर इधर लाइए, इसको उधर ले चलिए, तो ये हो जाएगा 2ar cos थीटा। चलिए r स्क्वायर पूरा में कॉमन ले लीजिए, ये 1 हो गया, यहाँ हो गया a स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, एक r चला गया, एक r एक्स्ट्रा ले लिए तो डिवाइड हो जाएगा। ये टर्म को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ये बहुत छोटा है, ये बहुत बड़ा है, तो बहुत छोटा डिवाइडेड बाय बहुत बड़ा, ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर टेंस टू 0 हो जाएगा, तो यहाँ से r1 स्क्वायर का वैल्यू आएगा r स्क्वायर 1 माइनस
2a cos थीटा डिवाइडेड बाय r। अब हम लोग को इसमें बाइनोमियल लगाने का व्यवस्था करना है, तो देखिए कैसे लगाएंगे। स्क्वायर हटा दीजिए तो यहां से r1 आएगा, r आ जाएगा 1 माइनस 2a cos थीटा डिवाइडेड बाय r, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा, उसमें नहीं आएगा, यहां स्क्वायर है। अब आइए 1 बाय r1 चाहिए था वहां, तो इसको पलट दो तो ये नीचे आ जाएगा। इसको नहीं पलटते हैं, इसका पावर पलट देंगे, प्लस है यहां माइनस कर देंगे। a बहुत छोटा है, r बहुत बड़ा है, तो आप जानते हैं ऐसा केस में बाइनोमियल लग सकता है। तो बाइनोमियल आएगा तो माइनस हाफ इंटू 2a cos थीटा डिवाइडेड बाय r, माइनस माइनस प्लस, 2 कैंसिल, तो ये बचेगा a cos थीटा डिवाइडेड बाय r, ये निकल गया 1 बाय r1, जो पूरा थोक के भाव में ले जाके पुट कर देंगे। अब हम लोग को r2 भी निकालना पड़ेगा इसी तरीके से, तो एक बार और कोसाइन रूल लगाना पड़ेगा। तो लगाइए, वहां ये r था, ये r2 था, ये a, ये एंगल 180 माइनस थीटा होगा मैथमेटिक्स से। यहां पे एंगल थीटा लिए थे रे, तो ये एंगल 180 माइनस थीटा होगा। लगाओ कोसाइन रूल, cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ar। कोसाइन रूल लगा रहे हैं, अभी पढ़ाए थे। cos 180 माइनस थीटा मैथमेटिक्स में होता है माइनस cos थीटा, a स्क्वायर r स्क्वायर r2 स्क्वायर बाय 2ar, क्रॉस मल्टीप्लाई a स्क्वायर r स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, इधर लाइए, इसको उधर ले चलिए, माइनस माइनस प्लस, r2 स्क्वायर, r स्क्वायर यहां से कॉमन लो, इसको पहले लिख देते हैं। यहां बचेगा a स्क्वायर बाय r स्क्वायर, एक r ले चुके हैं तो एक डिवाइड करना पड़ेगा। ये भिखमंगा है इन लोगों के तुलना में, भिखमंगा को हटाओ यहां से, तो क्या बचेगा, तो भिखमंगा को हटा देंगे तो r स्क्वायर ये हो जाएगा 2a cos थीटा डिवाइडेड बाय r, स्क्वायर हटाइए, r हो जाएगा 1 प्लस 2a cos थीटा डिवाइडेड बाय r का यहाँ पावर हाफ हो जाएगा। हम लोग को 1 बाय r2 चाहिए, तो ये 1 बाय r, 1 प्लस 2a cos थीटा, हम लोग इसको नीचे नहीं ले जाके पावरें चेंज कर दे रहे हैं, माइनस हाफ कर दिए। अब लगा देते हैं बाइनोमियल, तो बाइनोमियल लगाएंगे तो ये बीच में आ जाएगा, माइनस हाफ 2a cos थीटा बाय r, 2 कैंसिल, 1 बाय r, 1 माइनस a cos थीटा डिवाइडेड बाय r। आप दोनों का वैल्यू पुट करना होगा। चलिए, हम लोग जो वैल्यू निकाले थे v का, वो था q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2, शायद ऐसा था। दोनों का वैल्यू लगाइए। 1 बाई r1 कितना निकाले थे, वो था 1 बाई r, 1 प्लस था शायद a cos थीटा बाई r, ऐसा निकाले थे, माइनस ये 1 बाई r, 1 माइनस a cos थीटा, 1 बाई r को बुलाइए बाहर, तो ये हो जाएगा q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाई r। अब चलिए, ये हो गया a cos थीटा डिवाइडेड बाई r, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, 1 की जिंदगी खत्म कर दो, तो ये होगा 1 बाई r इंटू, एक ही टर्म 2 बार है, 2a cos थीटा बाई r। अब इसको अरेंज कीजिए, तो अरेंज करेंगे तो ये 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 2a इंटू कॉस थीटा r इंटू r। q इंटू 2a का वैल्यू p लिख सकते हैं आप, तो p कॉस थीटा बाई r स्क्वायर। सही गलत आप पुराना रिजल्ट से वेरीफाई कीजिए। एक जीएल लाइन पे थीटा 0,
तो cos 0 डिग्री 1, तो ये p बाई आर स्क्वायर यही निकाले थे एक्जियल पे। इक्वेटोरियल पे 0 था, थीटा 90 होता है वहाँ, cos 90 0, तो सबको 0, तो ये सही है। ये बहुत लंबा डेरिवेशन है, बहुत बकवास लगता होगा, बट क्या कर सकते हैं, एनसीईआरटी में ऐसे ही दिया है। एक दूसरा मेथड है जिससे इसको आसानी से डिराइव किया जा सकता है, वो हम बता दे रहे हैं। एक आसान तरीके से भी इस फार्मूला को डिराइव किया जा सकता है। मेथड 2, मेथड 2 ये है कि ऐसा फिजिक्स में किया जाता है, ये ज़बरदस्ती है बट ऐसा किया जाता है। यहाँ से ये लाइन खींच दिए, ये लाइन खींच दिए, ये आपका R1 है, ये R2 है, ये एंगल थीटा था। ये माना जाता है कि यदि ये डिस्टेंस बहुत कम है और बहुत दूर में जाके ये मिल रहा है तो ये सब लाइन आपस में पैरेलल होता है, मतलब कि ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल है। वो तुम डेफिनेशन में नहीं जाओ कि पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट, वो सब बच्चा क्लास है। पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट कर सकता है, कोई टेंशन नहीं है। तो यदि ये बहुत छोटा है आर के तुलना में, तो ये तीनों पैरेलल एज्यूम होगा, तो ये भी एंगल थीटा ही होगा। अब देखो छोटा वाला लाइन ये है, बड़ा वाला R2 है, तो छोटा वाला से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाता है बड़ा वाला के ऊपर, और जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये पूरा तो R2 था हम लोग का, परपेंडिकुलर के बाद ये R1 हो जाता है, मतलब ये और ये बराबर हो जाता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा आता है। तो यहाँ से यहाँ तक R1 है, ये पूरा R2 है, तो गणित वाले लोग ये R2 माइनस R1 होगा। थोड़ा सा वहाँ अच्छा नहीं लग रहा तो बाहर बुलाते हैं इसको। तो देखिए ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, ये एंगल थीटा है, ये 2a है, और ये है R2 माइनस R1। इस ट्रायंगल में cos थीटा निकालेंगे, 90 के सामने हाइपोटेनस, थीटा के सामने पोल, जो बच गया वो बेस, cos थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, यहाँ से R2 माइनस R1 ये हो जाएगा 2a cos थीटा। एक काम और करते हैं, मान लीजिए a बराबर 3.9 है, b बराबर 4 है और c 4.1 है। बस एक लॉजिक बता रहे हैं, a इंटू सी 3.9 इंटू 4.1, आपको मल्टीप्लीकेशन यदि आता हो तो ठीक है, नहीं तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट कीजिए, ये a इंटू सी इतना आएगा। और b का स्क्वायर कीजिए, 4 का स्क्वायर 16, ये भी करीब करीब 16 है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी, करीब करीब ये बराबर है। मतलब ए बी सी में एकदम ठेठ भाषा में समझिए, झारखंडी में, कि ये सबसे छोटा है, ये मंझला है और ये बड़ा है, तो छोटका इंटू बड़का इज इक्वल टू मंझला का स्क्वायर। सबसे छोटा इंटू सबसे बड़ा का प्रोडक्ट मिडिल वाले के स्क्वायर के बराबर आ रहा है, करीब करीब। वही लॉजिक यहां लगाइए, ये सबसे छोटा है, ये सबसे बड़ा है, तो सबसे छोटा इंटू सबसे बड़ा, ये मिडिल वाले के स्क्वायर के बराबर। छोटका इंटू बड़का इज इक्वल टू मंझला का स्क्वायर, ऐसा लगा सकते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं हो तीनों में तब। अब देखिए हम लोग का जो पुराना फार्मूला आ रहा था उस समय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 1/r1 माइनस 1/r2 यहां तक निकाले हुए थे। इसको थोड़ा एलसीएम लीजिए, तो ये हो जाएगा R1 गुना R2, R2 माइनस R1, ये हो जाएगा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। R2 माइनस R1 यहाँ देखिए, ये है आपका 2a cos थीटा, और R1 गुना R2 R स्क्वायर, q इंटू 2a को आप p लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा बाय R स्क्वायर। यही रिजल्ट वहाँ भी था, तो यही इसका तरीका है। एक और ऐसे डिराइव कर सकते हैं, दोनों लेंदी है, फिर भी आपको डेरिवेशन तो समझना ही पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।
देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, पैरेलल पैरेलल लाइन और लाइन के बीच में डिस्टेंस बराबर। इसमें आप एक डाइपोल रख दीजिए -q और +q। हम पहले भी पढ़ाए थे, प्लस वाला में फोर्स सेम साइड लगता है, इधर ही लगेगा q × e। माइनस वाला में उल्टा फोर्स लगता है इधर, F = -q × e, इस तरीके से। अब देखो जैसे कि ये पेपर है, कोई इसको इधर खींच रहा है एक बार ऐसे, और कोई इधर मेरे साइड इधर धक्का दे रहा है और इधर इस साइड, तो नहीं लगता कि ऐसे घूम जाएगा, मतलब कि ये रोटेट कर जाएगा। रोटेशन किसके अबाउट होगा? यदि सिस्टम फ्री है रोटेट करने के लिए, उसको बाउंड नहीं किया गया, कहीं फिक्स नहीं किया गया है, तो कोई भी सिस्टम सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करता है। अभी हम लोग भी इसको बाउंड नहीं कर रहे हैं, एकदम फुल आजादी दे के रहेंगे, आजादी। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं कि दे के रहेंगे आजादी। तो यदि इसको देकर रहेंगे आजादी तो ये रोटेट करेगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो मान लीजिए कि ये सेंटर ऑफ मास को C से डिनोट कर देते हैं, ये C के अबाउट रोटेट करेगा। मान लीजिए कि ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, और यदि आप टॉर्क पढ़े हैं तो टॉर्क बराबर फार्मूला होता है R×F, ऐसा, जिसमें R क्या होता है, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालते हैं वहां से स्टार्ट करते हैं और वहां पे जाते हैं जहां पे फोर्स लगता है। तो हम लोग C के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हैं तो C से स्टार्ट करेंगे, तो C से स्टार्ट करके B तक जाएंगे, मतलब C to B, और वहां का फोर्स है QE R×F। सिमिलरली C to A जाएंगे, अगला फोर्स A पे लग रहा है, लेकिन ये QE माइनस में है। वेक्टर में जब भी लिखेंगे तो साइन सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो -QE, Q कॉमन आ रहा है तो यहां बचेगा CB - CA, E भी कॉमन आ रहा है, पहले कॉमन नहीं ले सकते हैं, क्रॉस के बाद है वो। वेक्टर में क्रॉस का मतलब एक पार्टिकुलर होता है, आगे पीछे आपको करने का अधिकार नहीं है। मान लीजिए हम लोग को माइनस का शकल पसंद नहीं है, नकारात्मक सोच का प्रतीक है, तो माइनस हटा दें, तो यहाँ प्लस करने के लिए AC को आगे पीछे करना होगा वेक्टर के प्रॉपर्टी से। चलिए AC को पहले लिख देते हैं, CB को बाद में, इंटू E। अब यहाँ देखिए AC A to C + C to B, AC + CB टोटल AB है ये, तो ये वैल्यू हो गया टोटल AB और क्रॉस E। डाइपोल पढ़ाए थे, आइदर चार्ज इंटू उसके बीच का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस AB है, और डाइपोल का डायरेक्शन पढ़ा है नेगेटिव टू पॉजिटिव, A से B की ओर होगा डाइपोल का डायरेक्शन। चार्ज इंटू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस यहाँ AB है, तो यही आपका P कहलाएगा, तो P × E, तो यही हो गया डाइपोल। तो डाइपोल का वैल्यू हो गया टॉर्क का वैल्यू हो गया P × E। क्रॉस हटाएंगे तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा PE sin θ, तो इसका वैल्यू हो जाएगा PE sin θ। इसको एक और मेथड से डिराइव करना है। जनरली जब आपका स्कूल खुलेगा देखिएगा तो सेकेंड वाला मेथड से ही आपको दिया रहेगा, इस मेथड से नहीं दिया रहेगा। तो सेकेंड वाला मेथड क्या कहता है? सेकेंड वाला जो मेथड है एक्चुअल में वो कोई एक्चुअल मेथड नहीं है, वो 11th क्लास में रोटेशन में एक फार्मूला डिराइव किया जाता है जिसको हम लोग कपल बोलते हैं। कपल भी एक तरह का टॉर्क होता है, लेकिन वैसा टॉर्क को, कोई भी टॉर्क को कपल नहीं बोलते, एक पार्टिकुलर तरह के टॉर्क को कपल बोलते हैं। वैसा टॉर्क जो दो इक्वल फोर्स से जनरेट हो, दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हो और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डिफरेंट हो, मतलब एक बॉडी पे दो फोर्स लग रहा हो बराबर वैल्यू का, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो और बॉडी के दो अलग अलग पॉइंट पे ऑपरेट होता हो, तो ऐसा फोर्स के कारण उस बॉडी में जो टॉर्क जनरेट होगा, इस टॉर्क को कपल बोलते हैं। तो चूंकि ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, ये फोर्स और ये फोर्स बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है और ये दो डिफरेंट पॉइंट पे लग रहा है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये कपल कॉन्स्टिट्यूट करेगा, कपल का निर्माण करेगा। कपल कितना होता है? कपल डिफाइंड होता है आइदर फोर्स इनटू उन दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसा डिफाइन किया जाता है। तो लीजिए आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, तो
तो देखिए कैसे निकलेगा। आइदर फोर्स का मैग्नीट्यूड तो वो तो पता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसको बोलेंगे बच्चा लोग। ये पूरा डिस्टेंस मान लो एल है और ये एंगल थीटा है, मैथमेटिक्स समझते हो। यदि ये ऐसे है कि ये थीटा है ये एल है तो यही परपेंडिकुलर होगा, तो साइन थीटा लगाइए इसमें बाय एल, परपेंडिकुलर बाय एल, यहाँ से आर परपेंडिकुलर आ जाएगा एल साइन थीटा। कपल डिफाइंड होता है आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस तरीके से, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ पे एल साइन थीटा, क्यू इंटू एल को अरेंज करो ई साइन थीटा। अब आइए क्यू इंटू एल, चार्ज इंटू डिस्टेंस, ये डाइपोल होता है, ये बन जाएगा पी साइन थीटा, और फिर हम इसी को पलट के लिख देंगे पी क्रॉस ई। तो हो सकता है कि आपको ऐसे डिराइव करके बताया जाए। तो एक ये भी तरीका है निकालने का इसका वैल्यू। एक पॉइंट वहां घेर करके लिखा गया है, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फोर्स ऑन डाइपोल इज मस्ट बी जीरो बट नेट टॉर्क में और मे नॉट बी जीरो। जैसे जितना क्यू फोर्स आगे लग रहा है उतना ही पीछे लग रहा है, आप कहीं भी अरेंज करेंगे तो आगे पीछे हमेशा होगा, तो टोटल फोर्स का सम हमेशा जीरो होगा। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये थियोरेटिकल ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है तो नेट मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स इज ऑलवेज जीरो बट नेट टॉर्क में और मे नॉट बी जीरो। क्यों? ये पी साइन थीटा है, थीटा 0 डिग्री में साइन 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा, साइन 180 में भी 0 होता है तो 0 हो जाएगा। तो टॉर्क 2 बार 0 होगा, एक बार 0 डिग्री पे और एक बार 180 पे, इसके अलावा टॉर्क कभी 0 नहीं होगा। 90 पे ये मैक्सिमम होगा, तो टॉर्क में और मे नॉट भी 0 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, जबकि फोर्स इज मस्ट बी 0। ये थियोरेटिकल लाइन बहुत जगह पूछा गया, एक बार आईआईटी में पूछा था तो क्वेश्चन चारों बगल सर्कुलेट करते रहता है, इसलिए ये लाइन हम लिख दिए हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स हमेशा 0 होता है, जबकि नेट टॉर्क 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगला है टाइम पीरियड ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पे एक क्वेश्चन भी टेस्ट में दिए हैं, तो पहले इसका डेरिवेशन कर देते हैं फिर हम लोग आएंगे इसके न्यूमेरिकल में। देखो जिन कुछ लोगों को एसएचएम का कंफ्यूजन है, एक दो बच्चा व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया था, बहुत कंफ्यूजन होता है टाइम पीरियड निकालने में ऑसिलेटरी, पीरियोडिक और एसएचएम में। तो ऐसा है कि हम कुछ दिन के बाद इसी सप्ताह में एक यहाँ क्रैश कोर्स चलता है, उसमें एसएचएम पढ़ाने वाले हैं, तो जिसका जिसका कंफ्यूजन है वो थोड़ा क्लास कर लेना। टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम निकालने का कुछ मेथड होता है, जैसे एक होता है तुम्हारा फोर्स मेथड, ठीक है, ये पूरा 2 क्लास के करीब करीब का या कम से कम 1 क्लास लगेगा, इसलिए हम यहाँ चर्चा नहीं कर रहे। एक होता है एनर्जी मेथड, ये दोनों लीनियर एसएचएम के लिए, लीनियर एसएचएम के लिए। तीसरा होता है टॉर्क मेथड, और चौथा फिर एनर्जी मेथड, लेकिन ये एनर्जी इस एनर्जी से अलग लिखा जाता है, दोनों का एक्सप्रेशन अलग अलग होता है, इसमें रोटेशन भी है, इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर एसएचएम। ये जो है वो एंगुलर एसएचएम है। ये दोनों केस में टाइम पीरियड ऐसे निकालते हैं x/a का मॉड, और इसमें टाइम पीरियड ऐसे निकालते हैं θ/α का मॉड, ऐसे निकालते हैं, जिसमें अल्फा यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन है, सर्कुलर मोशन पढ़ा होगा तो सुना होगा, इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर एसएचएम। ऐसे इसमें F प्रोपोर्शनल टू -x दिखाना होता है, और इसमें टॉर्क प्रोपोर्शनल टू -θ दिखाना होता है एसएचएम होने के लिए। ऐसा टॉर्क बराबर एक फार्मूला होता है रोटेशन में I × अल्फा, जिसमें I जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ऐसा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट मास का आप पढ़ें, mr² उसका फार्मूला होता है। तो ये सब कुछ टर्म यहाँ बार बार आप देख रहे हैं। अभी एसएचएम का
कुछ क्वेश्चन तो बताए ही थे, और भी क्वेश्चन है इसमें एसएचएम का। अभी एक एसएचएम का आ रहा है, आने वाले दिनों में भी और आएगा क्वेश्चन। तो देखिए और समझा दे रहे हैं, एक मास यहाँ पे m1 है, दूसरा मास यहाँ पे m2 है, और ये मान लीजिए इसका सेंटर ऑफ मास है। मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट होता है। ये डिस्टेंस r है, ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो m1 m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू आर स्क्वायर होगा। इसको रट्टा मार लो, तुम लोग निकाला भी होगा कैसे निकालता है। R1 निकालना पड़ता है, R2 निकालना पड़ता है। R1 निकालता है ऐसे m2r बाय m1 प्लस m2, ये सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है। R2 निकलता है ऐसे m1r बाय m1 प्लस m2, ये भी सेंटर ऑफ मास से आया है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट मास का m1r1 स्क्वायर m2r2 स्क्वायर, इसी को सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आता है m1 गुना m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू आर स्क्वायर। चूंकि इस अभी वाले टॉपिक में इसी पे क्वेश्चन आएगा, इसको रट्टा मार ले, इतना होता है। जैसे दो एग्जाम्पल इस पे लेते हैं कि एक मास m यहाँ है, दूसरा m यहाँ है, और r डिस्टेंस है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू आर स्क्वायर, m इंटू एम बाय m प्लस m इंटू आर स्क्वायर। तो m इंटू एम डिवाइडेड बाई 2m, एक m का गला घोंट दो तो ये एम आर स्क्वायर बाई 2 इसका वैल्यू हो जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ m है और यहाँ 2m है और ये r है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। फार्मूला ये बैठा रहे हैं, एक m है दूसरा 2m है और m प्लस 2m इंटू आर स्क्वायर। तो m इंटू 2m डिवाइडेड बाई 3m इंटू आर स्क्वायर, एक m का गला दबा दिए तो ये आ जाएगा 2mr स्क्वायर बाई 3। तो दो मास रहेगा, जो याद रखेगा ठीक है, याद नहीं रखेगा कोई डाउट नहीं बताएंगे। ये हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे दो मास का, इस तरह से जहां पे अरेंजमेंट होगा वहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए m1 m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू आर स्क्वायर, ऐसा होता है। चलिए, ऐसा है कि मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एक डाइपोल भी इधर ही रखा हुआ है। कुछ देर बाद हम बताएंगे कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल सेम साइड होता है तो इसको अस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और आप जानते हैं कि कोई भी इस दुनिया में अस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है। अस्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब सरकारी नौकरी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ये पहले सरकारी नौकरी कर रहा था और किसी के बहकावे में आ करके ये सरकारी नौकरी छोड़ करके प्राइवेट नौकरी में चला गया। इसको कोई बहका दिया थीटा एंगल से, पर वहाँ का कठिनाई इसको वापस सरकारी नौकरी की ओर खींच लाएगा। मतलब यदि आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल दूर ले जाएंगे तो इसमें एक टॉर्क लगेगा, और ये टॉर्क का काम है इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल लगना, ले आने की कोशिश करना। टॉर्क जो है, यदि डाइपोल को आप कहीं भी प्लेस करके रखिएगा तो टॉर्क आपको इसका कान पकड़ के घुमाएगा और हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल ले जा करके रखना चाहेगा। ये कहीं भी भटकना चाहेगा, कान पकड़ेगा और बोलेगा चल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल। यही डाइपोल का, यही टॉर्क डाइपोल के ऊपर टॉर्क का काम है। टॉर्क हमेशा डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल अलाइन करना चाहता है, हमेशा उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल लाना चाहता है। तो जब हम धक्का देके थीटा एंगल पे ले गए तो इस पे जो टॉर्क लगेगा वो पी साइन थीटा लगेगा, लेकिन ये थीटा के उल्टा है तो इसको माइनस पी साइन थीटा, या आप कहें कि इसको रिस्टोरिंग टॉर्क बोलेंगे कि ये रिस्टोरिंग टॉर्क है। हम स्मॉल एंगल की बात करें तो फॉर स्मॉल एंगल आप जानते हैं कि साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा होता है। तो यहाँ पे टॉर्क हो जाएगा माइनस पी थीटा। टॉर्क प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, मतलब ये एंगुलर एसएचएम का पहचान है कि एसएचएम एग्जीक्यूट करेगा।
ये तो साबित हो गया। अब आइए इस टॉर्क को आई इंटू अल्फा लिख देंगे माइनस पी इंटू थीटा, यहां से थीटा बाई अल्फा निकालेंगे तो माइनस आई बाई पी ई। अब इसका टाइम पीरियड निकालेंगे, टी बराबर 2 पाई रूट अंडर थीटा बाई अल्फा का मॉड। थीटा बाई अल्फा का मॉड लगाइएगा तो आई बाई पी। ये फार्मूला भी यूएसएस में एक क्वेश्चन के रूप में है, तो ये डेरिवेशन भी एक न्यूमेरिकल हो गया। ये आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है, लेकिन हम लोग इसको एज ए फार्मूला ट्रीट करेंगे कि डाइपोल का टाइम पीरियड इलेक्ट्रिक फील्ड में टी बराबर 2 पाई अंडर रूट आई बाई पी होता है, जहां आई सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, पी इलेक्ट्रिक डाइपोल है और ई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है। एक इसका जेई मेन पे बहुत आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक डाइपोल है जिसमें एक नेगेटिव चार्ज है और उतना ही एक पॉजिटिव चार्ज है और दोनों का मास सेम है और डिस्टेंस यहाँ डी दिया हुआ है, माइनस और प्लस के बीच का डिस्टेंस डी दिया हुआ है। तो क्वेश्चन है कि इसका टाइम पीरियड कितना होगा ये बताइए। इसका टाइम पीरियड का वैल्यू सॉल्व करना है। टाइम पीरियड पे एक सवाल टेस्ट में दिया हुआ है, तो ध्यान से समझिए इधर क्या आंसर आएगा इसका। P होता है आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस, d डिस्टेंस है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताए थे m1 गुना m2, m1 प्लस m2 इंटू आर स्क्वायर, यानी m गुना m बाई m प्लस m, r यहाँ d है, मतलब कि ये आ रहा है md स्क्वायर बाई 2। अब इसका टाइम पीरियड का वैल्यू बैठाइए, I डिवाइडेड बाई P, तो 2 पाई I एम डी स्क्वायर बाई 2, P है क्यू डी इंटू ई। एक तो डी को जिंदा गाड़ दो यहीं पे, तो ये बचेगा ऐसा, एक डी कैंसिल आउट, तो आंसर ऐसा आएगा। आगे है वर्क डन ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई थीटा एंगल पे डाइपोल को रख दिया है, ये एंगल थीटा है, तो अभी हम बताएं इस पे जो टॉर्क लगेगा उसका वैल्यू होगा P साइन थीटा। अभी हम आपको बताएं कि इसमें जो टॉर्क लगता है उसका काम है कि डाइपोल को घुमा के फील्ड के पैरेलल ले जाओ, ऐसे। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये इधर घूमना चाह रहा है पर हम इसको इधर ले जाते हैं। जैसे हम लोग के यहाँ एक स्टूडेंट पढ़ता था, उसको भिंडी बोलने पे बहुत चिढ़ता था, तो मान लेते तुमको चिढ़ाने का मन है तो एक बार और उसको कुछ पूछना होता था, बोलते थे बोलो भिंडी, तो भड़क जाता था। तो ये इधर आना चाहता, मतलब इधर नहीं जाना चाह रहा, भड़क जाएगा, तो हम और भड़काना चाहते हैं, ठीक है, हम और इसको इधर ले जाएंगे डी थीटा एंगल से, बोलेंगे नहीं इधर जाओ डी थीटा से, तो थोड़ा भड़क जाएगा। तो इसमें जो टॉर्क है उसको थोड़ा वर्क करना पड़ेगा वापस लाने के लिए। ये तो बेचारा उधर जाना नहीं चाह रहा था, हम और चिढ़ा के उधर ले गए, तो ये टॉर्क और मेहनत करेगा, चलो बोलेगा चलो वापस, काहे गुस्सा रहे हो, मत चिढ़ा करो। तो एक वर्क करना पड़ेगा वापस लाने के लिए। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है टॉर डी थीटा, ये फार्मूला है रोटेशनल मैकेनिक्स का। टॉर डी थीटा सेम साइड है तो प्लस और उल्टा है तो माइनस, तो फील्ड इसको इधर वापस खींच रहा है, तो फील्ड यहाँ ऐसे है। ये सब प्रक्रिया में हम लोग काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होने दे रहे हैं, ये सब प्रक्रिया स्लोली करा रहे हैं, तो सारा वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में जाएगा। तो डी डब्ल्यू टॉ का वैल्यू है पी साइन थीटा डी थीटा। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस पी ई साइन थीटा डी थीटा। ऐसा मान लो कि हम इसको
θ1 टू θ2 रोटेट कर रहे हैं टोटल, कि पहले से θ1 एंगल पे था, रोटेट करके हम इसको θ2 पे ले जा रहे हैं। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, माइनस पी, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो वर्क डन बाय फील्ड का वैल्यू पी ई माइनस कट गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, तो यही वर्क डन बाय फील्ड का वैल्यू हो गया। एक इसमें एजेंट का वर्क डन निकालने के लिए आता है, आप जानते हैं उसमें माइनस होता है फार्मूला, फील्ड का माइनस लगाते हैं, तो इसमें माइनस लगा दीजिएगा तो रिजल्ट आ जाएगा θ2 माइनस θ1। क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि एजेंट का निकालना है या फील्ड का निकालना है, लेकिन कभी कभी नहीं भी लिखा रहता है, तो फिर आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन सा फार्मूला लगाएं। आप देखिए इधर फील्ड इधर खींच रहा है, टॉर्क इधर खींच रहा है कि चलो फील्ड के पैरेलल हो जाओ, और हम लोग भिंडी बोल के चिढ़ा रहे हैं। तो जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर ले जा रहे हैं, मतलब कि एंगल बढ़ा रहे हैं फील्ड के साथ, एंगल फील्ड के रिफरेंस में मेजर हो रहा है, तो जब एंगल 0 डिग्री से ज्यादा होगा तो एजेंट का काम है, भिंडी बोलने जैसा है, और यदि एंगल डिक्रीज करेगा तो ये फील्ड का काम है। तो एंगल घटेगा तो समझिए कि ये फील्ड का काम है, बढ़ेगा तो ये एजेंट का काम है। जैसे बोलेगा 0 to 180 ले जाना है, मतलब एंगल आप बढ़ा रहे हैं तो एजेंट का वर्क डन निकालना है। बोलेगा पहले 60 डिग्री पे था, अब 0 डिग्री पे आ गया, मतलब ये फील्ड का काम है। तो जब एंगल फाइनल एंगल घट जाएगा इनिशियल से, तो ये फील्ड का वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, और यदि फाइनल एंगल ज़्यादा होगा तो ये एजेंट का, एंगल बढ़े तो एजेंट के द्वारा वर्क डन, एंगल घटे तो फील्ड के द्वारा वर्क डन, ऐसा हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब आइए इसमें एक टर्म और है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। देखिए वर्क डन बाय एजेंट का फार्मूला होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये निकाले थे P माइनस के साथ, cos θ1 माइनस cos θ1 दैट इज इक्वल टू डेल्टा U। इसमें θ1 90 डिग्री लिया जाता है, तो ये मान का पोटेंशियल एनर्जी 0 है, और θ2 कुछ भी थीटा ले लीजिए तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी U होगा। ये बाय रेफरेंस है, क्यों होता है वो भी जान सकते हैं, बट फिर भी याद रखना होगा, थोड़ा सा हम समझा देंगे कैसे होता है। यहाँ ये माइनस पी कॉस थीटा टू थीटा, और ये 90 डिग्री, तो ये हो गया U फाइनल माइनस U इनिशियल, माइनस पी कॉस थीटा कॉस 90 0 होता है, U टू U है और ये 0 है, तो यहाँ से U का वैल्यू आ गया माइनस पी ई कॉस थीटा। आप चाहे तो इसको माइनस ऑफ पी डॉट ई लिख सकते हैं, पी डॉट ई, यू इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हुआ। 90 वाला में 0 क्यों लेते हैं, उसके पीछे ये कहानी है कि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैसे समझना जरूरी नहीं है, और यहाँ मान लीजिए एक डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, डाइपोल को उठा के कोई यहाँ ले आया ऐसे, तो देखिए जब इसको ऐसे लाएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव पे फोर्स आगे लगेगा, फील्ड आगे है, नेगेटिव पे फोर्स उल्टा लगेगा, फील्ड राइट साइड, तो इस पे इधर। अब मान लीजिए कि ये डिस्टेंस डी डी आया, तो इसमें क्या है कि ये डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, फोर्स उधर है, तो वर्क डन होगा माइनस एफ डी उल्टा, और इसमें दोनों सेम साइड है तो वर्क डन प्लस एफ डी, दोनों वर्क डन ऐड करेंगे 0 हो जाएगा, यानी 90 डिग्री पे प्लेस करने में कोई वर्क नहीं करना पड़ता है, और जब वर्क 0 होगा तो स्टोर एनर्जी भी 0 होगा, इसीलिए 90 डिग्री के रेफरेंस पे पोटेंशियल एनर्जी 0 माना जाता है। कुछ इसमें ग्राफ बनाया गया है, तो वो कैसे आएगा,
जो है वो ऐसा होता है, तो इसका ग्राफ ऐसे हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी है माइनस पी कॉस थीटा, कॉस थीटा का माइनस, तो आप पढ़े होंगे माइनस कॉस थीटा ऐसे होता है, तो ये हो जाएगा u वर्सेस थीटा का एंगल ग्राफ, माइनस कॉस थीटा का ऐसे। देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखे हैं माइनस पी ई कॉस थीटा, इसमें थीटा 0 पुट कीजिए, माइनस पी कॉस 0, तो ये बचेगा माइनस पी, ये पोटेंशियल एनर्जी का सबसे छोटा वैल्यू है, तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम वैल्यू माइनस पी। थीटा 180 पुट कर दीजिए तो ये पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू होता है, तो माइनस पी ई कॉस 180, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये प्लस पी, तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी 180 पे और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 डिग्री पे होता है। आप 11th क्लास में इक्विलिब्रियम पढ़े होंगे, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम और एक अनस्टेबल और एक न्यूट्रल भी, इसमें न्यूट्रल इक्विलिब्रियम नहीं आता है, तो अस्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अस्टेबल इक्विलिब्रियम जिसमें कोई भी इक्विलिब्रियम है तो फोर्स और टॉर्क 0 होना चाहिए, दोनों में फोर्स और टॉर्क 0 होना चाहिए, नेट फोर्स 0 नेट टॉर्क 0। इसमें पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होना चाहिए और इसमें पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होना चाहिए। तो आप ऐसा केस लीजिए जहां पे फोर्स ऑलवेज 0 हो रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स ऑलवेज 0 है। फिर ऐसा कंडीशन लीजिए जिसमें टॉर्क भी 0 है, तो 2 बार टॉर्क 0 हो रहा है, एक बार 0 डिग्री पे और एक बार 180 डिग्री पे, तो फोर्स इज ऑलवेज 0 बट टॉर्क 0 हो रहा है दो केस में, एक बार 0 डिग्री पे और एक बार 180 डिग्री पे। तो हम लोग ये कहेंगे कि 0 और 180 इक्विलिब्रियम है, दो केस इक्विलिब्रियम का है, एक 0 और एक 180, ठीक है। 0 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो इसलिए 0 डिग्री अस्टेबल इक्विलिब्रियम है और 180 डिग्री पे मैक्सिमम है इसलिए वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो 0 डिग्री जो है वो अस्टेबल इक्विलिब्रियम है अगर आपका सपना है और 180 डिग्री जो है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। आज ही ज्वाइन करें बायोम, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल पैरेलल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दिया हुआ है और डाइपोल भी इधर होगा तो यह स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और डाइपोल इधर होगा तो ये जो है सो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का पहचान है। इसके आगे भी है लेकिन अब समय समाप्त होने जा रहा है। एक बच्चा इसमें लिखा था कि हॉलीडे मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा। अभी टेस्ट में जहाँ तक क्वेश्चन सेट किए हैं वो सेक्शन अभी कवर नहीं हुआ है, वहाँ तक अभी पढ़ाया नहीं है। कल का क्लास सबसे इम्पोर्टेंट होगा टेस्ट के दृष्टिकोण से। कल में एक तो टेस्ट का आसपास का जो नहीं पढ़ा है वो भी पढ़ा देंगे, टेस्ट के आसपास का सवाल डिस्कस कर देंगे और जितना टॉपिक उसमें आ रहा है वो भी पढ़ा देंगे। इसलिए कल तो हर हाल में क्लास करेगा, कल सबसे ज़्यादा क्लास में वो सवाल बताएंगे जो आने वाला है, तो जो छोड़ेगा वो समझेगा अपना, ठीक है। तो आज यहीं तक छोड़ देते। बायो मेडिकल 2018 में रांची से बेस्ट एंड हाईएस्ट रिजल्ट देने वाला सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान बायोम, अ लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। और अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का तो ये सपना पूरा करेगा बायोम इंस्टीट्यूट। आज ही ज्वाइन करें बायोम, नगरा टोली नियर विमेंस कॉलेज एंड शिवपुरी टिलबर्न कॉलोनी, ऑपोजिट स्प्रिंग सिटी मॉल, हीनू, रांची।